नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित जो परीक्षा कॉलेज असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज थर्ड पेपर की जो हमने चालू कर रखी है, उसका कल पेपर था। उसी पेपर का आज हम एनालिसिस करना है हमको कि इसके जो क्वेश्चन आए वो कैसे रहे, उनके क्या आंसर होंगे और उसके संबंधित प्रत्येक प्रश्न से 360 डिग्री अपन एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि इसमें संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, उसके पैरेलल कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वर्तमान 17वीं लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिला सांसद हैं? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन, वो आपका आंसर होगा इसका। आप लगभग सब लोगों ने इसको आंसर को किया है। साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखना है। केवल यही प्रश्न केवल 3 को ही याद रखना काफ़ी नहीं होगा। इसमें ये 3 कौन कौन सी हैं, इनका भी अपने को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एक रंजिता कोहली हैं आपकी, ये भरतपुर से हैं और राज्य की सबसे युवा सांसद हैं। जसकौर मीणा जो हैं वो आपकी दौसा से हैं और राज्य की सबसे वयोवृद्ध सांसद हैं। दिया कुमारी जी आपके राजसमंद से हैं। साथ ही 3 महिलाओं का अपन ने यहाँ पे एनालिसिस किया। अब यदि प्रश्न ये पूछे कि अब तक लोकसभा में कितनी महिलाएं पहुंच चुकी हैं, तो उसका आंसर होगा 31। ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे गायत्री देवी जी का आपको नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये राज्य की पहली सांसद थी और 1962 में ये गई थी सांसद बनके। और एक बार इनका प्रश्न पूछा था कि ये गायत्री देवी जी की पार्टी कौन सी थी, तो यहाँ पे इनकी पार्टी के बारे में भी आपको याद रखना है कि इनकी पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। वसुंधरा राजे जी का एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि राजस्थान की कौन सी महिला सांसद हैं जो सर्वाधिक समय तक सांसद रही? तो ये 5 बार अपनी वसुंधरा राजे जी 5 बार सांसद रही और सर्वाधिक समय तक सांसद रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अभी तक 8 महिलाएं पहुंच चुकी हैं और इसमें शारदा भार्गव जो हैं, शारदा भार्गव राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला थी। 3 बार ये राज्यसभा पहुंची, 3 बार। साथ ही ये 8 में से 7 अभी तक कांग्रेस की महिलाएं पहुंची हैं और एक महिला है वो आपकी बीजेपी की थी जो राज्यसभा पहुंची हैं, नजमा हेपतुल्ला पहली महिला थी बीजेपी की जो राज्यसभा में पहुंची। ठीक है। दूसरे प्रश्न पे पहुंचते हैं कि वर्तमान में 15वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से विजय प्राप्त करने वाले विधायक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके आंसर हैं कैलाश मेघवाल हैं, या सूर्यकांत व्यास हैं, या अशोक गहलोत जी हैं, या भंवर सिंह जी भाटी हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कैलाश जी मेघवाल। लगभग सब अभ्यर्थियों ने उसका सही उत्तर देने का प्रयास किया है और ये लगभग 6.12 लाख वोटों से जीते थे और अपने प्रतिद्वंदी को इन्होंने लगभग 75,000, सुभाष बहाड़िया थे, उनको लगभग 75,000 वोटों से इन्होंने पराजित किया था। ठीक है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनुच्छेद 352 आंसर होगा, या 56 होगा, 360 होगा, या 280 होगा। 280 तो आपको पता है 280 नहीं हो सकता, क्योंकि वित्त आयोग का रेफरेंस इसमें तो मिलता है। ये जो तीनों अनुच्छेद हैं वो आपकी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित हैं और भाग 18 में इनका उल्लेख है। आपातकालीन प्रावधान है, जिसमें 352 जो है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय आपातकाल के समय बिना किसी औपचारिक संगठनात्मक
जो औपचारिकता के जो अपना स्टेट का संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन आता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है, राष्ट्रपति शासन का। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन पहुंचते हैं चौथे प्रश्न पे। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है? विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता को, विधानसभा में विरोधी दल के नेता को, विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य को, या समिति के किसी भी सदस्य को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य सरकार के लेखों की जांच हेतु विधानसभा सदस्यों द्वारा ही अपने में से एक 15 सदस्यों का एक समिति का गठन किया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसकी स्थापना सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में इसी के आधार पे 1923 में ली आयोग बना था। ठीक है, इसमें 1967 तक क्या होता है, 1967 तक तो इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का ही कोई व्यक्ति बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1967 के बाद सत्तारूढ़ पार्टी का या कोई भी मंत्री इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 5वां प्रश्न है, वर्तमान में 15वीं विधानसभा में कुल विधायक में राज्य की महिला विधायकों की संख्या कितनी है? कितना प्रतिशत पहुंचा है सीधा प्रश्न नहीं है, इसलिए अभी यदि आपको पता नहीं हो तो 25 महिलाएं अपनी विधायक हैं, महिला विधायक हैं राजस्थान विधानसभा में, उसका परसेंट निकालें तो 12.5% इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, अब ये चारों ऑप्शनों का यदि आपको पता है तो ये आंसर आप कर सकते हैं। MM सिंघवी जो हैं वो वर्तमान में अपने महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता MM सिंघवी हैं। हरिप्रसाद शर्मा जो हैं वो अपने सबको पता है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र सिंह यादव आपके RPSC के अध्यक्ष हैं, RPS हैं। और प्रवीण गुप्ता जो हैं वो आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तो आंसर आपको पता है भूपेंद्र सिंह यादव इसका आंसर होगा। साथ ही इसमें कुछ पॉइंट आपको और ध्यान रखना है RPSC के पहले अध्यक्ष के बारे में। RPSC की स्थापना के बारे में 20 अगस्त 1949 को हुई। इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित सदस्य 8 होते हैं, वैसे सदस्य 7 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। इनकी सेवानिवृत्ति का काल पूछा जाए तो आपको 6 वर्ष और 62 वर्ष, अर्थात 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु यदि पूर्ण हो जाती है तो वो सेवानिवृत्त मान लिए जाएंगे। 7वें प्रश्न पे पहुंचते हैं कि राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी कौन सी विधानसभा में प्रथम बार चुनी गई थी? तो देखिए, ये जो यशोदा देवी जी हैं वो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनी गई थी, लेकिन ये जो है उपचुनाव में चुनी गई थी। उपचुनाव हुआ था, उसमें इनका चुनाव हुआ था और ये इनकी जो पार्टी है वो कई बार पूछते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यशोदा देवी की थी, उपचुनाव में जीते थे। और कांग्रेस के निकटवर्ती जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो नटवर सिंह जी थे और लगभग 6000 वोटों से इन्होंने इनको हराया था। राजस्थान में 8वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व ही बंद कर दिया गया था? तो इसमें देखिए 6वीं, 9वीं, 1 या 2 या 5वीं, 8वीं। तो इसमें आपकी 6वीं और 9वीं ये दोनों विधानसभा इसका आंसर होगा, C आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 6वीं विधानसभा में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा समय पूर्व ही 1980 में
गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था और मध्यावधि चुनाव करवाए थे। और 1993 में बाबरी मस्जिद के कारण नवी विधानसभा में भी ये चुनाव समय पूर्व कराए गए थे। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होगा। संविधान के कौन से संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए इसमें क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा। 2003 ये 91वां संविधान संशोधन जो है वो 2003 में हुआ, जिसमें मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ। शिक्षण संस्थाओं में SC/ST रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि ST/SC के रिजर्वेशन, OBC के रिजर्वेशन के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। 11वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि निर्वाचन मंडल में यदि कोई पद रिक्त है तो उसका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नवीनतम परिसीमन के बाद वर्तमान में राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की आरक्षित सीटों का कितना प्रतिशत हो गई हैं? तो अपन सबको पता है कि अभी वर्तमान में 59 सीट जो हैं, 200 में से 59 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं, जिसमें 34 सीट SC के लिए और 25 सीट ST के लिए हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 200 सदस्य संख्या किस विधानसभा में से ये किया गया है? तो इसका आंसर 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं ये तीनों में से आपका 1977 में जो है 1977 में 6वीं विधानसभा थी, उसी के टाइम से ये वर्तमान 200 संख्या है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानने की आवश्यकता है आपको। 1952 में केवल 160 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था। फिर 1956 में जब अजमेर मेरवाड़ा की धारा सभा इसमें मिल गई तो 30 सीटें इसकी मिल गई तो 190 हो गई। और फिर बाद में 1977 की 6वीं विधानसभा से वर्तमान 200 सीटों का प्रावधान इसमें चलता रहा है। 12वें प्रश्न पे पहुंचे तो राजस्थान में पहली बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कौन सी विधानसभा में किया गया? 9वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। 12वीं विधानसभा थी, उस समय इनका चुनाव जो है वो हुआ था। पहली बार निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। 13वां प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय से इसका संबंधित है? तो ये आपका आंसर जो होगा वो C होगा। भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक का जो अनुच्छेद हैं वो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचे अपन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है SK घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इसके साथ इसके कुछ और तथ्य आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो मैंने पहले बता दिया। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं 15वें पे। कथन और 2 कथन दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके बारे में इसमें आपको बताना है। देखिए, कथन पहला है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई, बिल्कुल सही है। कथन 2 है न्यायमूर्ति ID द्वारा राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? केवल कथन 1 सही है? नहीं। केवल कथन 2 सही है? नहीं। कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं, तो ये इसका आपका आंसर होगा कथन 3। ये जो आंसर होगा C वाला वो आपका सही आंसर होगा। लोकायुक्त के बारे में कुछ चीजें और आपको, सहायक चीजें और आपको ध्यान रखनी चाहिए
कि देखिए पहला पॉइंट तो ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1973 में। पहले अध्यक्ष कौन थे, आईडी दुआ। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है, वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं, लोकायुक्त जो हैं वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। यहाँ पे केपीयू मेनन का और नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए कि ये केपीयू मेनन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उप लोकायुक्त बनाए गए थे, उप लोकायुक्त केपीयू मेनन। ठीक है, इसके बाद में लोकायुक्त की यदि कार्यकाल पूछा जाए तो वो 5 वर्ष 65 वर्ष हैं। देखिए इसमें भी कई पेज हैं, कई लोग बताते हैं कि 5 साल है, कई बोलते हैं 8 साल हैं। तो जब 1973 में जब इनकी लोकायुक्त की स्थापना की गई थी उस समय इसका कार्यकाल था 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष, दोनों में से 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी होगा पहले हो जाएगा वही उसकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। लेकिन बाद में 2018 के बाद जो है वो वापस वसुंधरा सरकार ने इसको 8 वर्ष कर दिया था। और वर्तमान में जो बात करें तो अभी इसका जो कार्यकाल है वो 5 और 65 ही आपको मानना है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, तो बिल्कुल नियुक्ति पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ कथन और कारक देख के यहाँ पे कुछ चीजें और पूछ सकती है। नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, ये जांच किस किस का कर सकता है लोकायुक्त, तो सीएम की जांच नहीं कर सकता, महालेखाकार की नहीं कर सकता, आरपीएससी के किसी अध्यक्ष और सचिव जो है सदस्य की जांच नहीं कर सकता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ये जांच नहीं कर सकता, सरपंच और पंच इसके दायरे में नहीं आते, सेवानिवृत्त लोक सेवक भी इनके दायरे में नहीं आते, और 5 वर्ष से पुराना कोई भी मामला है तो उसमें भी ये जांच नहीं कर सकते। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसमें सीधा सीधा प्रश्न है आपको 1951 जो है वो इसका आंसर होगा। 16वें प्रश्न का 1951 दो आंसर इसका होगा। 1951 में प्रथम बार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद में प्राचीन भारत में किस राजवंश के शासकों को ग्रामीण प्रशासन में विकास का श्रेय दिया जाता है, तो देखिए इसमें चोल शासक जो हैं वो आपका आंसर होगा, क्योंकि जब अपन चोल राज्य को पढ़ते हैं तो उस समय चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर बताया गया था, और भूमिकर ग्राम सभाएं ही एकत्रित किया करते थे और सरकारी कोष में ये ग्राम सभाएं ही जमा करवाते थे। उसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप भी करवाई थी, ये अपन ने पढ़ा है, और उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण भी चोल शासकों ने किया था। राजराज और कुलोत्तंग प्रथम दो शासकों का ग्राम प्रशासन के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राजराज ने एक बार और कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोल शासक। अगला प्रश्न, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था, ग्रामिक, ग्रामणी, ग्रामिक, ग्राम योजक या मुग्धम, इसका आंसर होगा आपका 1। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता परंतु फिर भी मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो मुख्य सचिव है वो आपका आंसर होगा, और मुख्य सचिव से संबंधित कुछ प्रश्न आपको और ध्यान रखना है, कुछ डेटा आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सचिव का पिछली बार का जो पेपर था आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पिछली बार का पेपर था उसमें यही प्रश्न आया था कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति के बारे में आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। और ये एक परंपरा बनी हुई है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से सलाह लेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो सलाह ले ही।
तो ये एक परंपरा है। से साथ ही मुख्य सचिव से संबंधित कुछ और चीज़ें, कुछ और तथ्य आपको इसके साथ ही ध्यान रखना है कि ये जो के राधाकृष्णन है वो आपके राज्य के पहले मुख्य सचिव थे। राजीव स्वरूप ऐसे महासचिव थे, मुख्य सचिव थे जिन्होंने सबसे कम समय तक ये पद संभाला। भगत सिंह मेहता सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव रहे। इसके बाद में केपीयू मेनन के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये केपीयू मेनन एकमात्र उप लोकायुक्त और मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम और एकमात्र व्यक्ति थे। कौन सी महिला है जो पहली बार राजस्थान की मुख्य सचिव बनी? तो वो है आपकी कुशाल सिंह। निरंजन आर्य जो हैं वो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और बन सकता है विपिन बिहारी लाल माथुर से लेके, तो विपिन बिहारी लाल माथुर जो हैं सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव थे। लगभग 4 मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया। इसके बाद में देखो 19वां प्रश्न अपन ने छोड़ दिया है शायद, तो 19वां प्रश्न है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब कायम की गई? ये राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब कायम की? 1949 में, 62 में, 56 में या 80 में? तो यहाँ पे ये अपने को ध्यान रखना है 49 में, जब हीरालाल जी शास्त्री यहाँ सीएम थे। हीरालाल जी शास्त्री ने इसको संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था 1949 में। फिर 1962 में मोहनलाल सुकाड़िया सरकार ने इसको बंद कर दिया था। और बाद में 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसको वापस शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय उन्होंने 6वां संभाग बनाया था अजमेर। वर्तमान में 7 संभाग हैं। 6वां संभाग अजमेर बना के इन्होंने ये संभागीय व्यवस्था दोबारा से शुरू कर दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व क्या है? राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हस्तांतरण के मामले देखना, सरकारी कर्मचारियों की शिकायत का निपटारा करना, राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों की पुनर्पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के मामलों को निपटारा, राज्य सरकार हेतु कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना। तो इसमें चारों में से जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो आपका चौथा विकल्प होगा, क्योंकि आरपीएससी का कार्य जो है अधिकारी, कुशल अधिकारी और जो है सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ये चर्चित प्रश्न है। देखिए, हाल ही में श्री सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण चर्चित रहे। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सचिन पायलट राज्य के 5वें क्रम के मुख्यमंत्री थे। पहला कथन है। टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री थी। तो इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न को हल करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत से लोगों को केवल यही पता है कि सचिन पायलट ही पहली बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इससे पहले 4 व्यक्ति जो हैं वो बन चुके हैं। पहले टीकाराम पालीवाल जी थे, फिर हरिशंकर भावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल एकमात्र महिला डिप्टी सीएम हैं, ये ध्यान रखना है। सचिन पायलट 5वें क्रम के हैं। तो पहला कथन तो आपका सही है, सचिन पायलट जी 5वें क्रम के हैं, बिल्कुल कथन सही है। टीकाराम पालीवाल देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और महिला कमला बेनीवाल जो है वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। चौथा पॉइंट इसको भी क्लियर कर रहा है। तो उपरोक्त तीनों कथन ही सही हैं। आंसर होगा 4 नंबर का। 23वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कमलकांत वर्मा इसमें आंसर आएगा। इसमें 50 जो हैं जज यहाँ पे स्वीकृत पद हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। शरत कुमार घोष जो हैं 1949 में जब इसके गठन किया गया था, अस्थायी रूप से इनको अध्यक्ष बनाया गया था।
बाद में कमलकांत जी वर्मा जो हैं उनको इनका स्थायी और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान के आपको हाई कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट का आपको ध्यान रखना है, इंद्रजीत मोहंती हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न है, राजस्थान राजस्व मंडल निम्न में से क्या है? तो राजस्थान राजस्व मंडल क्या है? इसमें एक न्यायिक निकाय नहीं है, अर्ध न्यायिक निकाय है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है और साथ में दो डेटा और आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, राजस्थान राजस्व मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका अजमेर में है और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो ब्रजदर्शन शर्मा थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आर वेंकटेश्वर, जो 3 फरवरी 21 को इनकी नियुक्ति की गई है। राजस्व मंडल में 5 सदस्य होते हैं, 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। वर्तमान में यदि राजस्व मंत्री की बात करें तो राजस्व मंत्री आपके हरीश जी चौधरी हैं और भंवर सिंह जी भाटी राजस्व राज्य मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, 25वें प्रश्न की बात करें अपन। इस प्रश्न के बारे में 2-3 बंदों ने मेरे को बताया कि इसमें 2 आंसर सही हैं, लेकिन ध्यान रखो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? तो यहाँ 6 सप्ताह भी बता रहे हैं और ये विधानसभा की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक, दोनों सही बता रहे हैं। लेकिन ये बंधु लोगों ये बिल्कुल गलत है, आंसर इसका 4 होगा। क्यों होगा? देखिए, जैसे मान लो आज अध्यादेश राज्यपाल ने घोषित कर दिया और कल ही यदि विधान परिषद विधानसभा की बैठक शुरू हो गई तो वो 6 महीने नहीं चलेगा, यहाँ 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको अनुमति देनी पड़ेगी, इसलिए आंसर ये होगा। 26वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल आपको पता है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं, वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। राजस्थान में प्रथम बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तीसरा ऑप्शन, विधानसभा में चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था उस समय, इसलिए सरकार का गठन नहीं हुआ और 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट किया गया। 28वां प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही कथन है। वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, नहीं 35 साल होना चाहिए। वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, नहीं होना चाहिए। वह कोई भी लाभ का पद धारण करता हो, नहीं होना चाहिए। लाभ का पद धारण करेगा तो राज्यपाल कैसे बनाएंगे? विधानमंडल का सदस्य नहीं, यहाँ 25 की जगह 35 होता तो सही था। तो इसका मतलब ये है राज्यपाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन असत्य है, तीसरा और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। कथन है, राज्यपाल मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को सजा मुक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को सजा मुक्त करने का अधिकार संविधान केवल राष्ट्रपति को देता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा कथन सही है, कारण भी सही है। इसका मतलब 29वें में जो आंसर होगा वो आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। 29वें में 2 नंबर का आंसर होगा। इसके बाद में राज्य विधानसभा में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कब हुए? 76 में, 80 में, 93 में या फिर 95 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1980। 31वां प्रश्न पे पहुंचते हैं। राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक पंचायत समितियों की कुल कितनी संख्या है? तो आपको पता है 352 जो हैं वो वर्तमान में पंचायत समितियां हैं। 11,341 आपकी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, और 33 आपकी जिला परिषदें हैं, 33 जिला परिषद। ठीक है, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी
अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा या लक्ष्मण सिंह? तो ये आपका आंसर होगा 4 नंबर। लक्ष्मण सिंह जी जो थे वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। 33वां प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1967 जो है वो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इनडायरेक्टली। तो 1967 में ये जो आपका प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो आपका 1994 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका 2 नंबर वाला। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर? तो यहाँ पे नसीराबाद में आपकी ये छावनी बोर्ड की स्थापना हुई है। 1 नंबर का आंसर आपका इसमें होगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। राजस्थान महिला आयोग के कार्य निम्न में से क्या हैं? राजस्थान महिला आयोग के कार्य निम्न में से क्या नहीं है? तो देखिए यहाँ पे महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुन सकता है, बिल्कुल सही है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान क्रियान्वयन की निगरानी रखना इसका कार्य, बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना, ये भी सही है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना इसका कार्य नहीं है, क्योंकि इनको दंडात्मक शक्तियां प्राप्त नहीं है, केवल सुझाव दे सकती हैं, दंड नहीं दे सकती। तो ये इसका आंसर जो होगा 36 का आंसर होगा 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 154, 155, 153 या 164? तो 153 जो होगा आपका आंसर होगा। तीसरा, 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में हुआ था। उसके बाद एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट्स में आपका राज्यपाल बन सकता है। इसके बाद में 38वें प्रश्न पे बोलते हैं, राजस्थान का वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसका एक भी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति SC या ST के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसमें जयपुर तो है, जोधपुर का पता नहीं है, नागौर, पाली। इसका मतलब आंसर आपका 2 नंबर होगा। जोधपुर जो है वो एक भी जो है वहां पे SC ST के लिए आरक्षित सीट नहीं है। 39वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला कौन सी है? जनजाति ST की पहली महिला जो है वो आपकी है उषा मीणा, और इसका आंसर होगा 1। 40वां प्रश्न है, राज्य में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल रहने वाले राजनेता हीरालाल देवपुरा थे। आंसर होगा 2। 41वें प्रश्न की बात करें तो राजस्थान राज्य राजस्व मंडल जिसका कार्यालय अजमेर में है अपना राजस्व संबंधित कार्य किस अधिनियम के तहत करता है? तो इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों एक्ट जो हैं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, ये दोनों ही जो है अधिनियम है जिसके आधार पर कार्य करता है राजस्व मंडल, और इसका आंसर होगा 3। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में निम्न में से किन्होंने शपथ ग्रहण की है? धीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रताप कृष्ण लोहरा, GK व्यास या NC गोयल? तो प्रताप कृष्ण, ये पहले भी मैंने बता दिया है, प्रताप कृष्ण लोहरा जो हैं वो नए लोकायुक्त हैं राजस्थान के। उन्होंने अभी 9 मार्च 21 को अभी शपथ ग्रहण की है। 43वां प्रश्न जो है, राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं? तो इसमें मैंने आप सबको बोनस अंक दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे मेरे को मुख्यमंत्री नहीं लिखना था, लेकिन ये लिख गया। मुख्यमंत्री जो है वो इसके क्षेत्र में, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन ये भी सही होगा और यहाँ पे आपका ये भी सही होगा। तो इसलिए मैंने इसका बोनस दे दिया है सबको 1 नंबर।
44वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक जन सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये तो सबको पता है, पंचायत सचिव जो होता है वो ग्राम पंचायत पे लोक सूचना अधिकारी होता है, सुनवाई का अधिकारी इसी को होता है। तो पंचायत सचिव 2 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें आएगा। अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। राजस्थान में एक ग्राम सभा किससे बनती है? देखिए, पंचायत सर्किल में आने वाले ग्राम के पंजीकृत मतदाताओं से, पंचायत सर्किल में आने वाले सभी नागरिकों से, पंचायत सर्किल में आने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ये आएगा पंजीकृत, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत, यहाँ पे ये ध्यान रखना है 18 वर्ष से कोई संबंध नहीं है। यदि 18 वर्ष का अपंजीकृत है तो वो ना इसमें पंचायत सर्किल में इसमें ग्राम सभा में काउंट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। 46वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। राजस्थान में प्रथम 4 राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? तो वो गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह और सरदार जोगिंदर सिंह है। ये तो आपको याद करने की चीज है, तो इसलिए आंसर होगा 2। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 47वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। राज्य में छाया मंत्रिमंडल की सर्वप्रथम कौन सी विधानसभा में गठन किया गया? तो देखिए, ये सबसे पहले जब बीजेपी हार के कांग्रेस सरकार बनी 13वीं विधानसभा में, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे अपने वसुंधरा राजे जी सिंधिया, उन्होंने छाया मंत्रिमंडल की स्थापना की थी। अब छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? छाया मंत्रिमंडल में जिस प्रकार सत्ता पक्ष का मंत्रिमंडल होता है उसी के अनुरूप एक प्रतिपक्ष मंत्रिमंडल बनाता है, जो सत्ता पक्ष के मंत्रियों के प्रति उसकी कार्यों के प्रति उनकी देखता है, उसके प्रति उनके लोगों को जागरूक करता है और उसके अधिकारों के प्रति लोगों को बताता है। 48वां प्रश्न है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत मंत्री बनाया जा सकता है? 15, 20, 14 या केवल 10%? देखिए, पहले बहुत सारे मंत्री बन जाते थे, राज्य पे बहुत ज्यादा भार पड़ता था। इस वजह से एक संविधान किया गवर्नमेंट ने, संविधान में संशोधन अमेंडमेंट किया। 91वें संविधान संशोधन किया गया 2003 में। इस 2003 वाले 91वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया कि जितने विधानसभा में सदस्य हैं उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो यह आपका 15% वाला आंसर इसका हो जाएगा। 49वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है? तो निम्न में से कौन राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कौन काम करेगा? तो यहाँ पे आप ये मुख्य सचिव मत कर देना भाई, मुख्यमंत्री इसका आंसर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रियों की बात राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। 15 जून 1975 को संपूर्ण देश में आपातकाल लागू होने के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल क्रमशः कौन कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सरदार जोगिंदर सिंह जी, उस समय जो हरिदेव जोशी जो है उस समय क्या थे? हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और सरदार जोगिंदर सिंह जी राज्यपाल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार ये आपका पेपर हुआ। आपने बहुत अच्छा आंसर दिए, सबकी अच्छी रैंक आई, आपको बहुत बहुत बधाई। अगला पेपर राजस्थान की इतिहास से होगा और राजस्थान के इतिहास का मैंने सिलेबस डाल दिया है, जिसमें आपको क्या क्या प्रश्न, उसमें क्या क्या पॉइंट उसमें आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले। 1 मई को अगला पेपर होगा, उस पेपर के लिए तैयार रहिए। तब तक अलविदा।